पढ़ेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय नरेश कुमार में स्वागत है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज से दोस्तों हम क्लास 9th के लिए साइंस की एक प्लेलिस्ट प्रोग्राम करते हैं जिसमें आपको लगभग बेसिक से एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि यह संसार क्यों 5 ही तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पंच तत्व क्या होते हैं, क्यों किसी भी लिक्विड का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, कैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जीव जंतु पानी के नीचे जीवित रहते हैं, क्यों किस प्रकार से बहुत ज़्यादा गैस के अमाउंट को छोटे से सिलेंडर में भरा जा सकता है, कैसे कपड़ों को बिना धूप की उपस्थिति में भी सुखाया जा सकता है, कैसे हाथों को बिना फ्रीजर या इसकी सहायता से ठंडा किया जा सकता है। पदार्थों के भौतिक गुण की बात की जाए तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसका कितना साइज छोटा हो सकता है, अगर इसके विषय में बात किया जाए तो पार्टिकल का आकार अर्थात आकृति इतनी छोटी हो सकती है जिनके विषय में हम केवल विचार कर सकते हैं। पदार्थ के कणों के गुणों की बात की जाए तो प्रत्येक पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ के कण हमेशा नियमित रूप से गति करते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। हम कोई एक यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा लेते हैं जिसमें देखते हैं कि यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें प्रत्येक कणों के बीच की कुछ दूरी निश्चित रहती है और प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित भी करता रहता है। हम देखते हैं कि पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती है। पदार्थ सामान्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड अवस्था की बात की जाए जैसे कि पेन है, किताब है, नीडल है, लकड़ी का टुकड़ा है आदि, ये सारे उदाहरण जो है हमारे सॉलिड के होते हैं। देखा जाए इन उदाहरणों में कि एक निश्चित प्रकार का इनका आयतन है, निश्चित एक बाउंड्री होती है, निश्चित इनका आयतन है और इनका लगभग कंप्रेसिबिलिटी जो होती है निग्लिजिबल अर्थात नगण्य होती है। सॉलिड में एक प्रकार का गुण पाया जाता है कि यदि उनमें बाह्य बल लगाया जाए और बल लगाए जाने के बाद इसे हटा लिया जाए तो वह पुनः अपने आकार में आ जाते हैं। तो मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक गेंद है। इस गेंद के ऊपर यदि हम ऊपर से कोई बल लगाते हैं तो इस गेंद का आकार बदल के ऐसा हो जाता है, लेकिन इन बलों को यदि हटा लिया जाए तो इस प्रकार से गेंद पुनः अपने आकार में आ जाता है। इस प्रकार का विशेष गुण होता है यदि किसी सॉलिड को काफ़ी अधिक बल से दबाया जाए तो उनका आकार बदलना मुश्किल होता है, लेकिन वह सामान्यतः छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस गुण को सॉलिड का रिजिड गुण कहा जाता है। जैसा कि यदि हम किसी गेंद को काफ़ी अधिक दबा दें तो उसका आकार नहीं बदल सकता, लेकिन वह 2 टुकड़ों में टूट सकता है। पदार्थ की दूसरे प्रकार की अवस्था की बात करें तो इसमें से कुछ उदाहरण हैं जैसे कि पानी है, पकाने वाले तेल हैं, दूध है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक आदि, ये सारे उदाहरण लिक्विड अवस्था के होते हैं। किसी भी लिक्विड अवस्था में कोई निश्चित आकार नहीं होता है कि उनका आकार केवल उस बर्तन पर निर्भर करता है जिस उस बर्तन में वो रखे जाते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी लिक्विड का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन उनका आयतन तो निश्चित होता है। इनका आकार उस बर्तन पर निर्भर करता है जिस बर्तन में वह रखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 उदाहरण दिए हैं। पहले कि इस प्रकार के बर्तन में रखने पे इनका आयतन ऐसा है, अगर इनको सिलिंड्रिकल रूप में रखा जाए तो ऐसा आयतन होता है, अगर किसी क्यूबिक बॉक्स में रखा जाए तो इनका आयतन इस प्रकार का होता है। फ्लो करते रहते हैं इसलिए इनका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है और इसलिए ये दृढ़ नहीं होते हैं। सारे प्रकार के जीवित प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। वैसे तो हम लोग बाहर से ऑक्सीजन खुले वातावरण से लेते रहते हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में जो जीव जंतु पानी के नीचे रहते हैं वह ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, क्योंकि पानी में घुलनशील ऑक्सीजन वह पानी से ले लेते हैं। इस प्रकार से उनकी ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ति होती रहती है और वह पानी के नीचे जीवित रहते हैं। हम पदार्थ की तीसरे प्रकार की अवस्था को देखते हैं जिसमें से गैस की अवस्था होती है। पर कुछ उसके उदाहरण देखते हैं जैसे कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि हमारे घरों में खाना पकाने के काम आती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि हमारे साधनों को चलाने के काम आती है। गैसों में एक प्रकार का गुण पाया जाता है जिसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी गुण के कारण गैसों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा को एक छोटे से स्थान में रखा जा सकता है। इसको हम देखते हैं एक चित्र के जरिए। यहाँ पे हमने 3 प्रकार के चित्र लिए हैं जिसमें से एक पहला सिलेंडर है, जिसमें जिसमें एक पहला सिलेंडर है, दूसरा सिलेंडर है और एक तीसरा सिलेंडर है।
फर्स्ट सिलेंडर में गैसों का कुछ आयतन ज़्यादा है जिसे हम थोड़ी सी कंप्रेस करते हैं अर्थात ऊपर से किसी पिस्टन से दबा देते हैं जिसका आयतन इतना हो जाता है। यदि इन गैसों को और अधिक दबा दिया जाए तो इनका आयतन बहुत कम हो जाता है। इनमें देखा गया कि यहाँ पे पार्टिकल जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं और जब दबाते हैं तो इनके पार्टिकल थोड़ा पास पास में आ जाते हैं और अधिक दबाते हैं तो इनके पार्टिकल और ज़्यादा पास पास में आ जाते हैं। इस प्रकार से इस ज़्यादा से आयतन की गैसों को एक छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। इस प्रकार से इस छोटे से आयतन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाना भी बहुत आसान हो जाता है। जब गैसों के बहुत ज़्यादा वो आयतन को एक छोटे से सिलेंडर में भर लिया जाता है तो इस प्रकार के गुण को ही कंप्रेसिबिलिटी गुण कहा जाता है। यह गुण गैसों में सबसे अधिक पाया जाता है और लिक्विड तथा द्रव में और सॉलिड में बहुत कम होता है। यदि पदार्थ की अवस्थाओं को उनके पार्टिकल के आधार पर देखा जाए तो सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़ा पास पास पाए जाते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं, जबकि गैसों में सबसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं। जैसा कि इन चित्रों में हमने डॉट डॉट करके पार्टिकल को दिखाया हुआ है। सॉलिड में ज़्यादा पास पास हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर हैं, गैसों में सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। जब भी कोई चीज़ें गतिमान होती हैं तो उनके पास एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पार्टिकल दिखाया है जो कि मोशन कर रहा है, उसके पास मोशन के कारण एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि गतिज ऊर्जा कहलाती है। यहाँ पे यदि वह पार्टिकल m मास का है और स्पीड v से चल रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ के पार्टिकल हमेशा गति करते रहते हैं और वह स्थिर नहीं रहते हैं। किसी एक निश्चित तापमान पर किसी भी अवस्था के, चाहे वह गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, के पार्टिकल जो होते हैं हमेशा गति करते रहते हैं और उनके हर एक पार्टिकल की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। हम लिक्विड अवस्था की बात करें तो इसमें से बहुत कम ऐसा भाग होता है लिक्विड का जिसमें पार्टिकल्स की इतनी अधिक गतिज ऊर्जा हो जाती है जो कि लिक्विड अवस्था में लगने वाले आकर्षण बल को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं अर्थात वाष्प के रूप में बदल जाते हैं। लिक्विड को वाष्प के रूप में बदलना ही वाष्पीकरण कहलाता है। यहाँ पे एक बेलनाकार बर्तन में कुछ लिक्विड रखा हुआ है। इस लिक्विड के प्रत्येक पार्टिकल की लगभग कुछ गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। इसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि सरफेस पर लगभग पाए जाते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक है कि वह लगने वाले आकर्षण बल को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार बाहर निकले हुए पार्टिकल को वाष्प अवस्था में कहा जाता है तथा लिक्विड अवस्था से वाष्प अवस्था में जाने वाली घटना को ही वाष्पीकरण कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण वाष्पीकरण की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि यदि हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ाई जा सकती है। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि घरों में कपड़ों को सुखाया जाना। यदि कपड़ों को काफ़ी बिखेर कर अर्थात स्प्रेड करके डाला जाए तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यदि हम तापमान को बढ़ा दें तब भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी गति ऊर्जा अधिक हो जाती है और वह आसानी से लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वातावरण में चले जाते हैं। यदि हम हवा की स्पीड को बढ़ा दें तब भी जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण होता है कि घरों में कपड़ों को सुखाना। यदि हम कपड़ों के सामने पंखा एक चला दें तो भी कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये फैन है, इस फैन से कुछ हवा बाहर निकल रही है। यदि यहाँ पे हमने एक कपड़ा बिखेर दिया है तो इस कपड़े से निकलने वाले जो भी पार्टिकल्स हैं वह यहीं पे कलेक्ट होते रहते हैं, लेकिन हवा के कारण यह यहाँ से बाहर अर्थात दूर हटते रहते हैं। इस प्रकार से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और हमारे कपड़े बिना धूप में बिखेरे भी सूख जाते हैं। अब हम देखते हैं किस प्रकार से वाष्पीकरण के कारण कोई चीज़ ठंडी महसूस होती है। यदि किसी खुले बर्तन में कोई लिक्विड रखा हुआ है तो यदि वह वाष्पीकृत हो रहा है तो वाष्पीकरण के कारण जो लिक्विड बचता है उसमें लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और उनकी गतिज ऊर्जा कम होने के कारण वह वातावरण के लिक्विड के जो हैं या कोई भी ऑब्जर्व होते हैं उनसे एनर्जी ले लेते हैं। इस प्रकार से सराउंडिंग में ऊर्जा कम हो जाती है और वातावरण ठंडा महसूस होने लगता है।
हम यहाँ पे एक उदाहरण से देखते हैं कि यदि इस चित्र में मान लिया कोई एक लिक्विड इस बर्तन में रखा हुआ है, इस बर्तन से लिक्विड वाष्पीकृत हो रहा है, तो वाष्पीकरण के कारण यहाँ के लिक्विड जो होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। अब यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं ये वातावरण से गतिज ऊर्जा ले लेते हैं, जिस प्रकार से वातावरण में गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और इस प्रकार से वातावरण ठंडा महसूस होने लगता है। हम एक और उदाहरण देखते हैं। यदि कुछ एसीटोन की बूंदों को यदि हथेली पर रखा जाए तो भी हमारी हथेली ठंडक को महसूस करती है। इसके लिए हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। लेते हैं कि यहाँ पे हमारी ये हथेली है, इस हथेली पे कुछ हमने एसीटोन की बूंदें डाल दी। इस बूंद जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होगी। इसमें से कुछ पार्टिकल की इतनी अधिक गति ऊर्जा हो जाती कि यहाँ से निकलकर बाहर चले जाते हैं, अर्थात वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। इस वाष्प अवस्था में जाने के कारण यहाँ के जो बचे हुए पार्टिकल होते हैं उनकी गति ऊर्जा कम हो जाती है। अब यह गति ऊर्जा यहाँ से ले लेते हैं। इस प्रकार से हमारे हाथों को ठंडक महसूस होती है, क्योंकि हमारे हाथों के यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी गति ऊर्जा कम हो जाती है। सामान्यतः पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन देखा गया है कि पदार्थ की दो भी और अवस्थाएं होती हैं जिन्हें प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कहते हैं। लेकिन हम प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन की अवस्था को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।